नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है इस यूट्यूब चैनल ध्रुवा क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 7वां जो भाग है संविधान का वो पढ़ लिए हैं और वो 7वां भाग में वैसे कुछ खास नहीं था। जो अनुच्छेद 238 था, अनुच्छेद क्या था 238 जो था, उसमें कोई खास नहीं था क्योंकि जो 238 है संविधान से हटा लिया गया है, यानी उसे निरस्त कर दिया गया है। तो उतना कोई खास नहीं था जो 7वां भाग था संविधान का। अब आते हैं भाग 8। भाग 8 में देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। जो हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में ये बात करता है और इसमें जो आर्टिकल्स हैं यानी अनुच्छेद जो है, केवल 4 ही अनुच्छेद इसमें दिया गया है। तो इ इस लेक्चर में ये भाग 8 के पूरी अनुच्छेद को मैं बता दूँगा और ये भाग 8 केवल एक ही वीडियो रह जाएगा, यही बस। और आगे जो मैं लेक्चर लेकर आऊँगा वो भाग 9 होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल भाग 8 को ही ख़त्म करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो 239 है, अनुच्छेद 239, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का प्रशासन। यानी जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, यहाँ पर चंडीगढ़ है, दमन दीव, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, ठीक है, लद्दाख। ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, इनका इसमें किस तरह का प्रशासन इसमें होता है, यानी किस तरह से इसमें काम किया जाता है, तो इसके बारे में ये बात करता है 239। तो चलिए इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है 239, इसको समझने की बस फेर होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश को, देखिए, जो संघ राज्य क्षेत्र होता है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो केंद्र द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो राज्य क्षेत्र जो केंद्र द्वारा कंट्रोल किया जाए। अब केंद्र कहाँ होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है दिल्ली में बैठता है, उसके द्वारा जो भी राज्य क्षेत्र है कंट्रोल किया जाता है, यानी उसका शासन होता है, डायरेक्ट उसका शासन होता है। यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री, कोई चुनाव, ये सब नहीं। तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। ऐसे ये जो सेंसिटिव एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है संसद द्वारा। पहले तो ये सिंपल भाषा जो संविधान में लिखा गया है ये हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और चलिए इसके आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। कहा गया है संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद द्वारा बनाए गए कानून या इसके अलावा प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट द्वारा उस कार्य को करने के लिए प्रशासन, यानी राष्ट्रपति का ही काम होता है उस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन करने के लिए, यानी सिस्टम चलाने के लिए किसका काम होता है? प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति चाहता है, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति चाहे तो अपने जगह किसी एक प्रशासक को नियुक्त करके भेज सकता है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का काम तो बहुत होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहता है कि मैं उस राज्य क्षेत्र में न जाकर किसी दूसरे को भेज सकूं, तो वो क्या करता है, अपने जगह एक प्रशासक के रूप में किसी को भी नियुक्त करके वहाँ पर उस राज्य क्षेत्र में भेज देता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में भेज देता है। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट कहता है कि भाग 6 में, यानी ये जो भाग हम लोग 6 पढ़ चुके हैं, भाग 7 तो जो है पूरी की पूरी निरस्त यानी ख़त्म कर दिया गया संविधान से। यानी भाग 6 में जो हम लोग पढ़े हैं राज्य, स्टेट के बारे में, जो कानून जो राज्यपाल होता है, जो न्यायालय होता है, उसके बारे में हम लोग भाग 6 में पढ़े हैं। लेकिन ये दूसरा इसमें क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाग 6 में राज्यपाल से संबंधित कुछ भी शामिल होने के बावजूद भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश में, यानी भाग 6 में कुछ भी जो अनुच्छेद दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, अगर उसमें मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ नहीं दिया गया है जिसमें राष्ट्रपति कोई काम करने के लिए बोला गया है भाग 6 में, लेकिन ये जो भाग 8 है इसमें ये कहा गया है कि भाग 6 के अनुसार ही, भाग 6 के अनुसार ही राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल को एक प्रशासक रूप में क्या करता है, नियुक्त करके भेज सकता है। मान लीजिए कोई राज्यपाल है, यहाँ पर हरियाणा में है, हरियाणा में राज्यपाल है और यहाँ पर एक चंडीगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो निकटवर्ती क्षेत्र हो गया, यहाँ पर निकटवर्ती क्षेत्र होगा। तो यदि राष्ट्रपति चाहता है कि जो हरियाणा का राज्यपाल है इसको एक
प्रशासक के रूप में चंडीगढ़ में भी भेज दिया जाए। तो ये क्या करता है, हरियाणा के राज्यपाल को कहेगा कि आप जाइए, एक प्रशासक के रूप में केंद्र शासित प्रदेश में भी आप नियुक्त किया जाता है आपको, और वहाँ का प्रशासन कार्य आपके जिम्मेदारी में होगा। तो राष्ट्रपति चाहता है तो किसी को भी भेज सकता है, नियुक्ति कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश का जो गठन होता है, किस तरह से गठन किया जाता है, यानी किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश का गठन करने का आधार होता है, यानी किस बेस पर केंद्र शासित प्रदेश को बनाया जाता है, राष्ट्रीय महत्व के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय महत्व क्या रखता है, यानी जितने भी नेता नेतुल्य होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। संसद कहाँ है, दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, जितना भी कार्यालय एजेंसियां हैं सब दिल्ली में है। तो ये राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखता है, यानी यहाँ पर दिल्ली भी कर सकते हैं। दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया। एनसीआर जब आप मैप में दिल्ली को पढ़ेंगे तो उसमें एनसीआर के बारे में बताया जाएगा। अखंडता क्या होता है, अखंडता देखिए, भारत का ऐसा वो अटूट अंग, यानी अटूट वो राज्य क्षेत्र होता है जो कभी भारत से अलग नहीं हो सकता, लेकिन किसी विवाद के कारण वो फंसा हो, या जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पीओके हो गया, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जिसे कश्मीर पाकिस्तान वाले उसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो यानी जो अखंडता है, ये तो भारत में है, लेकिन इस समय अनऑफिशियली ये पाकिस्तान के पास है। ऑफिशियली तो भारत का है। तो ये अखंडता को दर्शाता है। तब उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। संस्कृति के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। जैसे पांडिचेरी हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, इनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, ये बहुत भिन्न होता है, अलग अलग होता है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दूरी जैसे हो गया, दूरी मतलब जो भारत से थोड़ा कुछ दूरी पर ऐसा जो क्षेत्र है, भारत से कुछ दूरी पर कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसकी कल्चर अलग है, अखंडता को महत्व रखता है, राष्ट्रीय महत्व रखता है। तो यानी दूरी के आधार पर, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार यहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार हो गया, ये भारत से दूर है, तो इसलिए इसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। कुछ विवाद हो गया, विवाद जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ विवाद इसलिए है क्योंकि पंजाब का और हरियाणा का जो राजधानी वो है चंडीगढ़, इसलिए ये विवाद के मामले में आता है, इसलिए इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जो नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश की शासन व्यवस्था, यानी वहाँ पर जो शासन किया जाता है वो किसके द्वारा और किस प्रकार किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति जो प्रशासक के रूप में भेजता है किसी को भी, तो वो क्या होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यदि केंद्र शासित प्रदेश छोटा और कम जनसंख्या वाला होता है, तो वहाँ प्रशासक के रूप में नियुक्ति किया जाता है, यानी प्रशासक को भेजा जाता है, और वो प्रशासक है एक आईएएस या पीसीएस रैंक का होता है। जैसे लक्षद्वीप या दादर नगर हवेली ये छोटा है और कम जनसंख्या वाला है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रशासक राष्ट्रपति भेजता है वो आईएएस या पीसीएस रैंक के होल्डर जो होते हैं उनको भेजता है राष्ट्रपति। अब देखिए, उपराज्यपाल कहाँ बनाया जाता है या मुख्यमंत्री कहाँ होता है केंद्र शासित प्रदेश में, इसको देख लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश बड़ा और ज़्यादा जनसंख्या वाला होता है, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो ये बड़ा भी है और ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन अंडमान में एक अपवाद है, इसमें जनसंख्या कम है, लेकिन ये बड़ा है, ये जो प्रदेश है बड़ा है। तो वहाँ पर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, और वहाँ पर उस केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। जैसे उपराज्यपाल, जैसे सीएम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, ठीक है, और राज्यपाल कहाँ पर है, राज्यपाल में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में है मनोज सिन्हा, वर्तमान के समय में जो राज्यपाल है वहाँ के, मनोज सिन्हा। तो शायद याद नहीं आ रहा कि वो राज्यपाल हैं कि उपराज्यपाल हैं, आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। तो इन जगहों पर केंद्र शासित प्रदेश में शासन व्यवस्था यही संभालते हैं। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद 240 को देखते हैं। 240 क्या कहता है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश को विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्टेटस स्टेटस जो होता है, यानी राज्य बनाने के लिए राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश है, अगर इसको एक राज्य बनाना है भारत में, केंद्र शासित प्रदेश से घटाकर एक राज्य बनाना है, तब क्या राष्ट्रपति की शक्ति होता है,
क्या राष्ट्रपति इस बार कर सकता है? इसके बारे में 240 बात आता है। तो ये कहता है यदि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति केंद्र अल्पसंख्यक प्रदेश की शांति और प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। नियम क्या बना सकता है? जो केंद्र शासित प्रदेश में से के लिए स्टेटस बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए, विनिमय बनाने के लिए क्या होता है, अल्पसंख्यक प्रदेश के यानी शांति और प्रगति, विकास, अच्छी सरकार के लिए राष्ट्रपति नियम बनाता है। जैसे वो जगह कौन कौन से हो गए, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, पांडिचेरी हो गया। तो ऐसे इन क्षेत्रों में जो संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्टेटस बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति होती है। यानी वो शक्ति क्या क्या इस्तेमाल करता है, यानी उस राज्य क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में भी शांति नहीं था, शांति बहुत था, तो यानी शांति बहाल करने के लिए, प्रगति करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, अच्छी सरकार से नियम चलाने के लिए राष्ट्रपति की ये सब शक्ति होता है। 240 के तहत हम लोग देखते हैं। एक चीज पॉइंट करके लिखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान के 240 में, यानी संविधान के 240 अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत दादर नगर हवेली को संशोधन करके 2015 को लागू करने की मंजूरी दे दी गई थी। तो शायद ये जो दादर नगर हवेली है और दमन दीव है, इसको एक कर दिया गया है। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी इसको एक कर दिया गया है। एक बार इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। अब 241 को हम लोग देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन करना। यानी जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए उच्च न्यायालय के गठन करना। और कैसे ये गठन किया जाता है? संसद विधि द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट का गठन कर सकती है। यानी संसद द्वारा पार्लियामेंट द्वारा ही किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में एक हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। एक हाई कोर्ट का गठन किया जाता है, या किसी भी अदालत को, मान लीजिए कोई अदालत है उस राज्य क्षेत्र में, तो उस राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत को क्या होता है, हाई कोर्ट घोषित कर दिया जाता है। और कौन करता है ये? संसद द्वारा किया जाता है। किसी राज्य के लिए, ये दूसरा पॉइंट है, किसी राज्य के लिए या किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके हिस्से के लिए, ये थोड़ा बहुत ही अलग अलग रूट में जा रहा है, तो इसको देखते हैं, समझेंगे। किसी राज्य के लिए, ये राज्य मान लीजिए हो गया, किसी राज्य के लिए या केंद्र शासित प्रदेश के लिए या उसके कुछ हिस्से के लिए उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या बाहर करने के लिए संसद की जो शक्ति होती है कम नहीं है। संसद की शक्ति कम नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट का गठन करने के लिए संविधान में दिया गया है। यदि मान लीजिए हाई कोर्ट नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं है, तो निकटवर्तीय जो राज्य क्षेत्र होता है, ये मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है ये, इसमें हाई कोर्ट नहीं है, तो निकटवर्तीय जो मान लीजिए कोई राज्य क्षेत्र है, तो इसमें ये चला जाए इस्तेमाल, इसका जो हाई कोर्ट है इसका इस्तेमाल करेगा। अब चलिए 242 को देखते हैं, कोडगु। अनुच्छेद 242 में कहा गया है कोडगु कुर्ग। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ खास, ये पहली बात तो संविधान में अब दिया गया नहीं, इसको हटा दिया गया है। संविधान के सातवां संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा धारा 29 में 29 द्वारा अनुसूची द्वारा इसे संविधान से हटा दिया गया है, कोडगु। इसको पहली बात है ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि ये पूछेगा ही नहीं। बस 242 को कोडगु कहिए या इसको याद ही मत करिए, या तो अपने नोट्स में ही मत लिखिए, बस इसको हटा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। अब वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए ये टेलीग्राम यूजर नेम है, जाकर आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।